नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आंचल। आज इस बुलेटिन में बात होगी तमिलनाडु में नई सरकार के गठन की। सोशल जस्टिस स्टार्ट्स नाउ। बंगाल में मचे बवाल की। देखेंगे असम में शपथ ग्रहण से पहले क्यों गरमाई सियासत। कैबिनेट विस्तार पर कैसे घिरी योगी सरकार। जानेंगे क्या है तेजस्वी यादव का मिशन बिहार। और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे क्या पश्चिम एशिया में फिर भड़केगी जंग। लेकिन दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मिले किसान न्याय पदयात्रा के नेता। बदायूं और बरेली में किसानों के शोषण पर सौंपा ज्ञापन। सड़क से संसद तक लड़ाई का किया ऐलान। पंजाब के सभी जिलों में बीजेपी के खिलाफ आम आदमी पार्टी का विरोध प्रदर्शन। बीजेपी पर लगाया गया है केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप। आप नेताओं ने कहा अब नहीं चलेगी बीजेपी की साजिश। टीवी के चीफ विजय ने तमिलनाडु की तिरुचिरापल्ली पूर्वी सीट से दिया इस्तीफा। पेरंबूर सीट रखी बरकरार। दोनों सीटों से चुनाव लड़े थे विजय। आगरा पहुंची कांग्रेस के किसान नौजवान बचाओ यात्रा। किसानों और बेरोजगार युवाओं के मुद्दों को लेकर भाजपा सरकार की घेराबंदी में जुटी कांग्रेस पार्टी। 2027 के चुनाव को लेकर पार्टी झोंक रही है पूरी ताकत। और ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट पर सरकार पर भड़के जयराम रमेश। कहा अधूरी रिसर्च के आधार पर पर्यावरण मंजूरी देना विज्ञान का अपमान। पर्यावरण मंत्रालय को लिखी चिट्ठी। ये तो थी सुर्खियां। अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। तमिलनाडु में नई सरकार बन गई है। इंडिया गठबंधन एक बार फिर राज्य की सत्ता में आ गया है। टीवीके ने 5 दलों के साथ मिलकर सरकार बना ली है। राज्यपाल राजेंद्र अर्लेकर ने विजय को सीएम पद की शपथ दिलाई। इस दौरान हजारों की संख्या में लोग मौजूद रहे। लोगों के उत्साह को देखते हुए विजय ने मंच से ही बड़ा ऐलान भी कर दिया। देखिए रिपोर्ट। तमिलनाडु में विजय राज शुरू हो गया है। तमिलनाडु के राज्यपाल राजेंद्र अर्लेकर ने टीवी के चीफ विजय को सीएम पद की शपथ दिलाई। विजय के साथ 9 विधायकों ने मंत्री पद की शपथ भी ली। चेन्नई के नेहरू स्टेडियम में हुए इस शपथ ग्रहण समारोह में पूरे राज्य के हजारों लोग शामिल हुए। विपक्ष के नेता राहुल गांधी भी इस दौरान मंच पर मौजूद रहे। शपथ लेने के बाद विजय ने कहा, ये एक नई शुरुआत है। वास्तविक धर्मनिरपेक्ष सामाजिक न्याय का एक नया युग अब शुरू होता है। इस भावुक क्षण में मैं क्या कहूँ या कैसे शुरुआत करूँ ये मुझे नहीं पता। मैं किसी राजकुमार के परिवार से नहीं आया हूँ। मैं आप लोगों के बीच से आया हूँ, आपके परिवार के सदस्य की तरह, आपके भाई की तरह। आपने मुझे प्यार से गले लगाया और सिनेमा में मुझे एक महान स्थान दिया। एक सहायक निर्देशक का बेटा आज मुख्यमंत्री बना है। इसके बाद विजय ने मंच से ही 3 बड़े फैसले भी कर दिए, जिसमें सभी परिवारों को 200 यूनिट बिजली फ्री, महिलाओं की सुरक्षा के लिए एक समर्पित सिंगापुर रैपिड रिस्पांस फोर्स और हेल्पलाइन का गठन। राज्य भर में नशीली दवाओं के खतरे से निपटने के लिए हर जिले में एक विशेष एंटी ड्रग टास्क फोर्स की स्थापना शामिल है। इसके अलावा विजय ने पिछली डीएम की सरकार के कार्यकाल के दौरान राज्य के वित्त और 10 लाख करोड़ रुपए के कर्ज को लेकर एक विस्तृत श्वेत पत्र जारी करने का आदेश भी दिया। विजय के इस ऐलान पर डीएम के चीफ एम के स्टालिन ने तंज कसा। उन्होंने कहा कि फरवरी में हमारी सरकार ने बजट पेश किया था, जिसमें राज्य की वित्तीय स्थिति की पूरी जानकारी दी गई थी। इसलिए विजय को चुनाव में किए गए वादों को पूरा करना चाहिए। उन्हें ये नहीं कहना चाहिए कि सरकार का खजाना खाली है। वैसे विजय ने ये साफ कर दिया है कि वो सभी वादे पूरे करेंगे और इसमें इंडिया गठबंधन में विजय के साथ खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है। तमिलनाडु में विजय सरकार बनने पर राहुल गांधी ने कहा, तमिलनाडु ने चुन लिया है एक नई पीढ़ी, एक नई आवाज, एक नई कल्पना। थिरु विजय को मेरी शुभकामनाएं। आशा है कि वो तमिलनाडु की जनता की आशाओं को पूरा करेंगे। वैसे देखा जाए तो विजय आज अगर तमिलनाडु के सीएम बने हैं तो इसके पीछे राहुल गांधी का बड़ा योगदान है। राहुल गांधी के समर्थन के बिना विजय के लिए 118 के बहुमत का आंकड़ा पार करना नामुमकिन हो जाता है। तमिलनाडु में सरकार बदल गई। नई सरकार ने कामकाज शुरू कर दिया, लेकिन कहीं भी बवाल की खबर सामने नहीं आई। लेकिन बंगाल में चुनाव नतीजे आने के साथ विपक्षी नेताओं पर बीजेपी समर्थकों का जो कहर टूटा है वो थमता नहीं दिख रहा है। पूरे राज्य से हिंसा की खबरें सामने आ रही हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि सरकार ने इस तरफ आंखें मूंद ली हैं, जिस पर विपक्ष भड़का हुआ है। देखिए रिपोर्ट। पश्चिम बंगाल में सत्ता के नए समीकरणों के बीच हिंसा की खबरों ने सियासी हलचल तेज कर दी है। पूर्वी मिदनापुर के खेजूरी स्थित हिजली शरीफ इलाके में बीजेपी समर्थकों पर बड़ा आरोप लगाया गया है। यहाँ टीएमसी समर्थकों की करीब 60 दुकानों को उपद्रवियों ने फूंक दिया है। इस घटना को लेकर टीएमसी के शीर्ष नेतृत्व ने भारतीय जनता पार्टी पर तीखा प्रहार किया है। टीएमसी के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी ने सोशल मीडिया पर इस बर्बरता की कड़ी निंदा की। उन्होंने सीधे तौर पर सवाल दागते हुए लिखा, क्या आप भय यानी डर को इसी तरह बाहर निकालने की योजना बना रही हैं? बंगाल को आग के हवाले करके खेजूरी के निज कस्बा ग्राम पंचायत हिजली शरीफ में जो कुछ भी हुआ वो किसी बर्बरता से कम नहीं है। बीजेपी समर्थित उपद्रवियों ने 60 से ज्यादा दुकानों को आग लगा दी, जिससे रातों रात मासूम लोगों की रोजी रोटी तबाह हो गई।
इसमें हिंदू और मुसलमान दोनों की दुकानें थी, उनके लिए कोई अंतर नहीं था। अभिषेक बनर्जी ने आगे कहा कि हमला किसी एक समुदाय पर नहीं, बल्कि बंगाल के सामाजिक सद्भाव और लोकतांत्रिक ताने बाने पर एक सोची समझी साजिश है। उन्होंने साफ किया कि बंगाल हिंसा के आगे कभी घुटने नहीं टेकेगा और दोषियों को जल्द सजा मिलनी चाहिए। वहीं टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने भी इस मुद्दे पर केंद्र और राज्य की कानून व्यवस्था को घेरा। नई सरकार के शपथ ग्रहण का जिक्र करते हुए उन्होंने पोस्ट किया कि परिवर्तन की शपथ के अगले दिन भी बंगाल में हालात खराब हैं। खेजड़ू में बीजेपी के गुंडों ने हिंदू और मुस्लिम दोनों की करीब 60 दुकानों को आग लगा दी। अब सवाल है कि 700 केंद्रीय सुरक्षा बलों की कंपनियां कहां हैं? खेजड़ी के निज कस्बा ग्राम पंचायत में हुई इस आगजनी से स्थानीय लोगों की रोजी रोटी पूरी तरह तबाह हो गई है। फिलहाल इलाके में तनाव व्याप्त है और भारी पुलिस बल की तैनाती की मांग की जा रही है। अब इन हालात पर कब तक काबू पाया जाता है, ये देखना होगा। पश्चिम बंगाल में बीजेपी की सरकार हिंसा रोकने में नाकाम साबित हो रही है। विपक्ष का आरोप है कि उनके नेताओं और कार्यकर्ताओं पर हमले सरकार के इशारे पर ही हो रहे हैं। वहीं असम में भी बीजेपी की सरकार बन रही है और इस सरकार में भी एक वर्ग निशाने पर दिखाई दे रहा है। असम में बीजेपी को चुनाव में बहुमत मिला है और अब बीजेपी विधायक दल ने अपना नेता का चुनाव भी कर लिया है। तो कौन बनेगा असम का नया सीएम, जानेंगे इस रिपोर्ट में। असम में नई सरकार के गठन का रास्ता साफ हो गया है। 10 मई को बीजेपी विधायक दल की बैठक में हिमंता बिस्वा शर्मा के नाम पर अंतिम मुहर लग गई, जिसके बाद ये साफ हो गया है कि 12 मई को वो दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। असम बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप सैकिया के मुताबिक हिमंता बिस्वा शर्मा ने राज्यपाल के सामने सरकार बनाने का दावा पेश कर दिया है। जैसा कि आप जानते हैं कि 4 मई को आए असम चुनाव के नतीजों में बीजेपी को बहुमत मिला था। कुल 126 सीटों में बीजेपी को 82 तो कांग्रेस को 19 सीटें मिली थी। लेकिन सरकार गठन का रास्ता साफ होने के बावजूद बीजेपी के लिए आगे की राह आसान नहीं दिखाई दे रही है, क्योंकि नतीजों के बाद विपक्ष ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐलान किया था कि विपक्षी गठबंधन चुप नहीं बैठेगा। उन्होंने कहा था, जनता का फैसला सर्वोपरि है, लेकिन हम एक मजबूत विपक्ष की भूमिका निभाएंगे। नई सरकार की हर नीति और हर फैसले पर हमारी पैनी नजर रहेगी। जैसा कि आपको याद होगा कि गौरव गोगोई ने हिमंता बिस्वा शर्मा के पिछले कार्यकाल और चुनावी बयानों पर निशाना साधते हुए उन्हें डर और नफरत की राजनीति से दूर रहने की नसीहत दी थी। विपक्ष का सीधा आरोप है कि सत्ता पक्ष ध्रुवीकरण और भेदभाव का सहारा लेता है, जिससे समाज में दरार पैदा होती है। गोगोई ने चेतावनी भरे लहजे में कहा कि सरकार को जनता को डराना बंद कर बिना किसी भेदभाव के विकास पर ध्यान देना चाहिए। यानी हिमंता बिस्वा शर्मा के लिए दूसरी पारी की राह आसान नहीं दिखाई दे रही है। एक तरफ उन पर अपने विकास के वादों को पूरा करने का दबाव है, तो दूसरी तरफ एक सजग विपक्ष उनके हर कदम की घेराबंदी करने को तैयार खड़ा है। अब देखना यह होगा कि नई सरकार विपक्ष की इन चिंताओं को कैसे दूर करती है और राज्य की जनता की उम्मीदें पूरी करने के लिए क्या कदम उठाती है। असम में 12 मई को नई सरकार का शपथ ग्रहण होगा। वहीं यूपी में योगी सरकार के नए मंत्रियों का शपथ ग्रहण आज हुआ। वैसे योगी मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर लंबे समय से चर्चाएं चल रही थी, लेकिन मंत्रिमंडल विस्तार के साथ ही बीजेपी में बगावत के संकेत भी मिलने लगे। अखिलेश यादव ने भी तीखा हमला बोला है। तो क्या कुछ कहा अखिलेश यादव ने, जानेंगे इस रिपोर्ट में। उत्तर प्रदेश की राजनीति में बड़ा बदलाव देखने को मिला है। राज्य में मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ है, जिसके बाद योगी कैबिनेट में मंत्रियों की संख्या बढ़ गई है। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने 8 नेताओं को मंत्री पद की शपथ दिलाई। इनमें 2 को कैबिनेट मंत्री, 2 को राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार और 4 को राज्य मंत्री के तौर पर शपथ दिलाई गई। कैबिनेट मंत्री के तौर पर शपथ लेने वालों में भूपेंद्र चौधरी और मनोज पांडे का नाम शामिल है। वहीं अजीत पाल और सोमेंद्र तोमर को राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार बनाया गया है। इसके अलावा कृष्णा पासवान, कैलाश राजपूत, सुरेंद्र दिलेर और हंसराज विश्वकर्मा को राज्य मंत्री के तौर पर शपथ दिलाई गई है। वहीं इस फेरबदल पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने बीजेपी को घेरा है। उन्होंने सरकार पर सवालों की बौछार करते हुए साफ पूछा कि इतने कम समय में ये मंत्री क्या कर लेंगे। अखिलेश ने एक्स पर पोस्ट किया, उत्तर प्रदेश में मंत्रिमंडल में केवल 6 रिक्तियां हैं, इससे ज्यादा तो दूसरे दल से पाला बदल कर आए लोग हैं। क्या उन सभी को मंत्री पद से नवाजा जाएगा? क्या उनमें से सबसे कमजोर को चुना जाएगा, जिससे कि उसकी कमजोरी कुछ कम हो जाए? जनता ये भी पूछ रही है कि आखिरी 9 महीनों में ये मंत्री क्या कर लेंगे, जब 9 साल में ये सरकार कुछ नहीं कर सकी। वो भी केवल वही करेंगे जो भाजपा सरकार ने किया है, भ्रष्टाचार और अत्याचार। जैसा आप जानते हैं कि अगले साल यानी 2027 की शुरुआत में ही यूपी विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में शपथ लेने वाले नेताओं का कार्यकाल 9 से 10 महीने ही होगा। और इस बीच अखिलेश यादव के सवालों ने बीजेपी को मुश्किल में डाल दिया है। देखना होगा कि सरकार की तरफ से उनके सवालों का कोई जवाब आता है या नहीं। विधानसभा चुनाव से 9 महीने पहले किया गया ये विस्तार बीजेपी को फायदा पहुंचाएगा या नुकसान, ये जल्द ही साफ हो जाएगा। लेकिन जिन लोगों को मौका नहीं मिला, उनकी नाराजगी बड़े नुकसान के संकेत जरूर दे रही है। वहीं बिहार में भी बीजेपी के सामने बड़ी चुनौती खड़ी होती दिखाई दे रही है। विधानसभा में विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव अब बिहार की यात्रा पर निकलने वाले हैं। क्या है तेजस्वी की यात्रा का प्लान, जानेंगे इस रिपोर्ट में।
बिहार विधानसभा चुनाव में मिली शिकस्त के बाद अब नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव एक्शन मोड में लौट आए हैं। तेजस्वी यादव जल्द ही पूरे बिहार की यात्रा पर निकलने वाले हैं। इस यात्रा का मकसद कार्यकर्ताओं में नया जोश भरना और जमीनी हकीकत को समझना है। पार्टी ने इस अहम यात्रा की रूपरेखा तैयार करने का जिम्मा प्रदेश अध्यक्ष मंगनी लाल मंडल को सौंपा है। ये महज एक राजनीतिक दौरा नहीं होगा, बल्कि इसके जरिए हर जिले में संगठन की वास्तविक स्थिति का आकलन किया जाएगा। बताया जा रहा है कि तेजस्वी हर जिले में कार्यकर्ताओं से सीधा संवाद करेंगे और स्थानीय मुद्दों पर फीडबैक लेंगे। यात्रा शुरू करने से पहले पटना के प्रदेश कार्यालय में बैठकों का दौर चलेगा। करीब एक हफ्ते तक चलने वाले इस मंथन में उन प्रत्याशियों को खास तौर पर बुलाया जाएगा जिन्हें चुनाव में हार का सामना करना पड़ा। साथ ही सक्रिय कार्यकर्ताओं से भी जिलों की कमजोरी और मजबूती पर रिपोर्ट मांगी गई है। तेजस्वी ये जानना चाहते हैं कि आखिर किन मोर्चों पर पार्टी पिछड़ गई। फीडबैक की प्रक्रिया पूरी होने के बाद अगस्त के दूसरे हफ्ते से तेजस्वी की बिहार यात्रा शुरू होने की संभावना है। इस बार तेजस्वी की रणनीति के केंद्र में युवा हैं। पार्टी संगठन में ज्यादा से ज्यादा युवा चेहरों को शामिल कर नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़ना चाहती है। आरजेडी की ये पूरी कवायद सिर्फ संगठनात्मक सुधार तक सीमित नहीं है, इसकी सीधी नजर 2029 के लोकसभा चुनाव पर भी है। तेजस्वी यादव अभी से अपनी सियासी जमीन को इतना मजबूत कर लेना चाहते हैं ताकि भविष्य की चुनौतियों का डटकर मुकाबला किया जा सके। पुराने अनुभव और नई रणनीति के साथ आरजेडी अब बिहार की सियासत में एक नई शुरुआत की तरफ है। अब इस कोशिश का उसे कितना फायदा मिलता है, ये तो आने वाले वक्त में ही पता चलेगा। तेजस्वी यादव जनता से सीधे जुड़ेंगे। ये पता करेंगे कि पिछले साल हुए विधानसभा चुनाव में कहां चूक हो गई। नए सिरे से सरकार के खिलाफ जंग की शुरुआत करेंगे। वैसे एक जंग संसद और सुप्रीम कोर्ट को लेकर भी चल रही है कि दोनों में से कौन ज्यादा ताकतवर है। इस पर पूर्व सीजेआई का बड़ा बयान सामने आया है। तो क्या कहा है पूर्व सीजेआई ने, जानने के लिए देखिए रिपोर्ट। पूर्व सीजेआई बीआर गवई ने एक अहम बयान दिया है जिस पर अब काफी चर्चा हो रही है। श्रीलंका के कोलंबो यूनिवर्सिटी में आयोजित 19वें सुजाता जयवर्धना स्मृति व्याख्यान के दौरान भारतीय लोकतांत्रिक ढांचे को लेकर पूर्व सीजेआई ने साफ किया कि भारत में सत्ता का कोई भी एक केंद्र सर्वे सर्वा नहीं है, बल्कि देश में संविधान ही सर्वोच्च शक्ति है। पूर्व सीजेआई गवई का ये बयान सीधे तौर पर सरकार और विधायिका के लिए एक बड़े इशारे के तौर पर देखा जा रहा है, खासकर उन परिस्थितियों में जब कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच अधिकार क्षेत्र को लेकर बहस छिड़ी रहती है। उन्होंने जोर देकर कहा कि विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका तीनों ही संविधान से अपनी शक्ति प्राप्त करते हैं और उसी की मर्यादाओं में बंधे हुए हैं। उन्होंने कहा, भारतीय संवैधानिक व्यवस्था में संसद किसी भी अर्थ में सर्वोच्च नहीं है, न ही कोई अन्य संस्था सर्वोच्च है। संविधान केवल अपनी सर्वोच्चता को ही मान्यता देता है। सभी संस्थाएं अपना अधिकार इससे प्राप्त करती हैं और सभी इसकी सीमाओं से बंधी हुई हैं। हर एक संस्था अपने कार्यक्षेत्र में सर्वोच्च है, लेकिन केवल संविधान द्वारा अनुमति प्राप्त सीमा तक ही। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के सिद्धांतों का हवाला देते हुए पूर्व सीजेआई ने साफ किया कि संवैधानिक लोकतंत्र ऐसी व्यवस्था नहीं है जहां कोई एक संस्था असीमित अधिकारों का प्रयोग कर सके। ये एक सुनियोजित व्यवस्था है जिसमें शक्तियों का स्पष्ट वितरण और उनकी सीमाएं तय हैं। गवई ने यह भी साफ किया कि न्यायपालिका और संसद का रिश्ता हमेशा टकराव का नहीं होता। कई बार ये सहयोगात्मक भी होता है, जहां न्यायपालिका संवैधानिक कमियों को उजागर करती है और संसद उन सिद्धांतों को लोकतांत्रिक ढांचे में संस्थागत रूप देती है। पूर्व सीजेआई का यह संदेश साफ है कि लोकतंत्र की मजबूती किसी संस्था की जिद में नहीं, बल्कि संवैधानिक सीमाओं के सम्मान में निहित है। अब पूर्व सीजेआई बीआर गवई के इस व्याख्यान की हर तरफ चर्चा हो रही है। और बुलेटिन के आखिर में बात होगी ईरान और अमेरिका के बीच बढ़ते टकराव की। अमेरिका और ईरान के बीच सीज फायर चल रहा है, लेकिन हमले भी पूरी तरह से थमे नहीं हैं। इस बीच अमेरिका की तरफ से ईरान को एक शांति प्रस्ताव भेजा गया है, जिस पर ईरान को कुछ घंटे के अंदर ही जवाब देना है। अमेरिका धमकी दे रहा है कि अगर जवाब नहीं मिला तो जंग शुरू हो जाएगी। देखिए रिपोर्ट। अमेरिका और ईरान सीज फायर के बावजूद एक दूसरे पर हमले कर रहे हैं। एक तरफ शांति प्रस्ताव और बातचीत को लेकर चर्चा चल रही है, तो वहीं दूसरी तरफ युद्ध की तैयारी भी हो रही है। हाल ही में ट्रंप ने ईरान को एक पेज का शांति प्रस्ताव भेजा। ईरान का जवाब आता उससे पहले ही हॉर्मुज में ईरानी तेल टैंकरों पर अमेरिका ने हमला बोल दिया। और अब अमेरिकी राष्ट्रपति ने एक एआई से बनाई गई तस्वीर शेयर की है। तस्वीर में ईरानी युद्धपोतों को समुद्र में डूबा हुआ दिखाया गया है। इस तस्वीर में 159 ईरानी जहाज दिखाए गए हैं। ट्रंप का ये कदम ऐसे समय पर आया है जब अमेरिका ईरान के जवाब का इंतजार कर रहा है। ऐसे में इस बात की पूरी संभावना है कि ईरान अमेरिका के शांति प्रस्ताव की शर्तों को स्वीकार नहीं करेगा। वैसे भी आज रात तक ईरान को अमेरिका को जवाब देना है। अगर ईरान कोई जवाब नहीं देता है या फिर ईरान के जवाब से अमेरिका संतुष्ट नहीं होता है, तब आज रात के बाद अमेरिका फिर से ईरान पर हमला कर सकता है, यानी जंग एक बार फिर से शुरू हो सकती है। वैसे भी ईरान की तरफ से जो संकेत मिल रहे हैं उसमें ये साफ है कि वो झुकने को तैयार नहीं है। ईरान अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम छोड़ने को तैयार है
और न ही हॉर्मुज पर अमेरिकी दबाव मान रहा है। अमेरिकी हमलों के बाद हॉर्मुज के करीब तटीय इलाकों की तरफ ईरानी सैनिकों की मूवमेंट देखी जा रही है। बड़ी संख्या में हथियारों की तैनाती हो रही है, यानी ईरान की तरफ से संकेत जंग के दिए जा रहे हैं। इस बीच कतर की राजधानी दोहा से करीब 23 नॉटिकल मील यानी 42 किलोमीटर दूर एक बड़े मालवाहक जहाज पर हमला हुआ है। कतर का दावा है कि यह हमला ईरान की तरफ से हुआ है, जबकि ईरान ने हमले की पुष्टि नहीं की है। पहले यूएई और अब कतर पर हमले ने पश्चिम एशिया में तनाव जरूर बढ़ा दिया है। वहीं अमेरिकी सेंट्रल कमांड की तरफ से पश्चिम एशिया में उड़ान भर रहे एक F-16 जेट की तस्वीर पोस्ट की गई। इसके साथ लिखा कि पूरे अरब रीजन में अमेरिकी सैनिक वॉर मिशन मोड में तैयार है। अब ईरान का जवाब तय करेगा कि जंग खत्म होगी या फिर से शुरू होगी। तो आज इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए DB लाइव। नमस्कार।